Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the second part of chapter 1st, Resource and Development. In this video, I will explain the most important topics of this chapter. The first topic is Sustainable Development. Sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Friends, Sustainable Development को सतपोषणीय विकास ही बोला जाता है। सतपोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो कि बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के हमारी प्रेजेंट की नीड्स को कंप्लीट करता है और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन या भावी पीढ़ियों की भी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करता है। उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोल और जो पेट्रोल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। एक बार यूज़ करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और उनका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशंस जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोल और पेट्रोल को बचा कर रख सकते हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। द सेकेंड टॉपिक इज रियो दी जेनेरियो और समिट 1992। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro, Brazil for the first International Earth Summit. फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो कि रियो दी जेनेरियो सिटी है ये ब्राज़ील की, यहाँ पर जून 1992 में ये अर्थ समिट की गई थी, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के यानी कि 100 कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं उन्होंने ये समिट की थी। इट वॉज हेल्प फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, विश्व स्तर पर एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना था और सामाजिक और आर्थिक विकास करना था। इट्स आउटकम्स वेयर एज स्टेटेड, फर्स्ट इज द assembled leaders signed the declaration on global climatic change and biological diversity। ये जो अर्थ समिट थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्लोबल लेवल पर जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उनको कम करना था, क्योंकि उन क्लाइमेटिक चेंजेस के आने से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा था, उसका डिग्रेडेशन होना था, तो उनको बचाने के लिए ये अर्थ समिट की गई थी। द कन्वेंशन एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और इस अर्थ समिट में एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया था, और इस एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतपोषणीय विकास। और इस ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जो ये कंसेप्ट था ये 21st सेंचुरी तक ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये पूरे कर लेने थे। द नेक्स्ट इज एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था, इट इज़ ए डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। जैसे कि हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में हुई थी और वो ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में हुई थी, तो वहाँ पर एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया गया था एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो दी जेनेरियो, ब्राज़ील। ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो में ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसने कि एजेंडा 21 को एडॉप्ट किया था। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मेन एम क्या था, वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट द environmental damage, poverty and disease through global cooperation। इसमें क्या था कि वर्ल्ड लेवल पर एनवायरमेंटल जो डैमेजेस थे यानी कि जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रखा था उसको कम करना था, और सेकंड क्या था, गरीबी को दूर करना था, और थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्ल्ड लेवल पर जो बीमारियां हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। ये एजेंडा 21 के मेन ऑब्जेक्टिव्स या एम्स थे।
द नेक्स्ट टॉपिक इज 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। फ्रेंड्स, ये आपका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये किस फॉर्म में आता है? डिफाइन रिसोर्स प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन दीजिए और उसकी 3 स्टेजेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं? जुडिशियस एंड रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग, कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम कानूनी तौर पर और अपने विवेकपूर्ण, यानी कि हम अपने बुद्धि से यानी कि इंटेलिजेंसी से उनको यूज़ करें ताकि हम उनका ज़्यादा वेस्ट ना कर पाएँ और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको बचा कर रख सकें, उसे रिसोर्स प्लानिंग बोला जाता है। द 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग आर: फर्स्ट इज सर्वेइंग, मैपिंग एंड मेजरमेंट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले अगर किसी एरिया में हमें कोई रिसोर्स या मिनरल मिलता है तो सबसे पहले उसका सर्वे किया जाता है, सेकंड उसकी मैपिंग की जाती है और थर्ड क्या किया जाता है? उसकी करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ का मेजरमेंट किया जाता है कि उसमें कितनी प्योरिटी है। सेकंड इज एग्जामिनिंग रिसोर्सेज विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड नीड्स, कि सेकंड जो स्टेज है उसमें क्या किया जाता है कि जो भी रिसोर्सेज मिले वो हमारी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, वो हमारा इकोनॉमी के तौर पर या आर्थिक स्तर पर वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनसे हमारा आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम कितना बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखकर रिसोर्सेज को एग्जामिन किया जाता है। द थर्ड स्टेज इज मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि एक स्मॉल जो एरिया है या स्मॉल जो हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो प्लान्स हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करते हुए होने चाहिए। ये 3 स्टेजेस हैं रिसोर्स प्लानिंग की। द नेक्स्ट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लैंड यूज पैटर्न क्या होता है। हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में से कितना एरिया प्लेन्स में है, कितना माउंटेन्स और प्लेट्यूज का है, फिर उसका फर्दर डिवीज़न किया जाता है कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर लैंड है, कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, कितना करंट फॉलो है, कितना हमारा नेट शोन एरिया है। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ ईयर 2008 to 9 of according of agriculture department, 22% is covered by forest। एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है 2008 और 9 का, उसके अकॉर्डिंग 22% इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 22% हमारा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। 8.6 इज बैरन लैंड। बैरन लैंड होता है बंजर भूमि। इंडिया का 8.6% एरिया बैरन लैंड है। एग्रीकल्चर 5.57% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, कि वो एग्रीकल्चर लैंड, वो एरिया जो एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं किया जाता, जैसे अर्बनाइजेशन के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो एरिया यूज़ किया जाता है वो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आता है और उसका 5.57% है। 46.24% इज नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया क्या होता है? टोटल एग्रीकल्चर लैंड में से कितने परसेंट एरिया पर फसलों का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है या फसलें उगा रखी हैं, उसको नेट शोन एरिया बोला जाता है। तो वो 46.24 पॉइंट है। 3.38% इज यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। 3.38 जो परसेंट लैंड है उसको ग्रेजिंग लैंड के रूप में यूज़ किया जाता है। द रेस्ट इज वेस्ट लैंड विद ट्रेसेस ऑफ मिसलेनियस कल्टीवेशन, और जो पार्ट रह जाता है वो हमारा वेस्ट लैंड है जिसको एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ नहीं किया जाता है।
The land under forest has not increased much since 1960 to 1961. ये एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाट आर द रीजंस द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज़ नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 61. कि इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न क्या है और 1960 से 61 का जो टाइम पीरियड था उसके बाद से फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है, उसके क्या कारण है? द फर्स्ट इज indiscriminate cutting and felling of trees to make way for agriculture to feed our teeming population. इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर लैंड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो हमारा फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है उसको धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है. सेकंड इज इंटेंसिव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो सेटलमेंट्स की ज़रूरत होगी और सेटलमेंट्स को बनाने के लिए भी लैंड की ज़रूरत होती है, इसीलिए फॉरेस्ट कवर्ड एरिया को साफ करके वहाँ पर अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है. द थर्ड इज लार्ज स्केल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैव सबमर्ज्ड फॉरेस्ट एंड ट्रीज. जो लार्ज स्केल पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं या इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, वहाँ उनको भी फॉरेस्ट कवर्ड एरिया पर यानी कि जंगलों को साफ करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ या जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं. इसीलिए जो हमारा इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो 33% होना चाहिए, लेकिन इंडिया का सिर्फ 22% एरिया फॉरेस्ट कवर्ड एरिया, और वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, थर्ड हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो तीनों कारण हैं उसके कारण क्या हमारा फॉरेस्ट एरिया वो श्रिंक होता जा रहा है. द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ये इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के दो मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज. Who said there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. किसने ये लाइन बोली थी या वर्ड्स बोले थे कि यहाँ पर प्रत्येक की ज़रूरत के लिए सभी कुछ है लेकिन ग्रीड के लिए कुछ भी नहीं है. ये जो लाइन थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी. Who was writer of the book Small is Beautiful. स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का राइटर कौन था? माइकल शूमेकर इस बुक के राइटर थे और उन्होंने ये बुक 1974 में लिखी थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन कल्चरेबल वेस्टलैंड. द लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. कि वो लैंड जो कि 5 साल के लिए वो प्रति छोड़ी जाती है यानी कि खाली छोड़ दी जाती है, वैकेंट छोड़ दी जाती है ताकि उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो दोबारा से आ सके, उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड बोला जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which report introduced concept of sustainable development. Birdland Commission report 1987. ये जो रिपोर्ट थी इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन. कि लैंड यूज पैटर्न इंडिया में किन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर्स. टोपोग्राफी. टोपोग्राफी क्या होता है? प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज, वो हमारी टोपोग्राफी है. क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप. सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी,
कल्चर एंड ट्रेडिशन, ये जो सभी फैक्टर्स हैं ये इंडिया के लैंड यूज़ पैटर्न को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज होगी तो हमारा जो लैंड यूज़ एरिया है वो या तो एग्रीकल्चर में इंक्रीज होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंक्रीज होगा, या हमारा अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होगा। तो जो ये फैक्टर्स हैं इनके ऊपर लैंड यूज़ पैटर्न डिपेंड करता है। Thank you very much if you like my video, and please subscribe my channel.